चलिए, हमने कहा हैवी बॉक्स डज नॉट मूव। अब क्या है कि कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पर हैवी बॉक्स रखा हुआ है। ग्राउंड पर हैवी बॉक्स रखा हुआ है। अब हमने क्या करा कि हमने इस पर फोर्स लगाई, इधर से हमने फोर्स लगाई। देखेंगे हम फोर्स ऑफ आवर पुश। फोर्स ऑफ आवर पुश। दूसरी तरफ लिखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां लिखिएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यहां लिखिएगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखिए एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या चीज। हो गया? यस सर। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसमें क्या है। फोर्स ऑफ आवर पुश, एक बहुत भारी बॉक्स वो ग्राउंड पर रखा हुआ है। हमने क्या करा, हमने यहाँ से फोर्स लगाई, इस पर पुश करने की कोशिश करी। हम लगातार इस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये हिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका वजन इतना ज्यादा है, और वजन इतना ज्यादा है, और दूसरा समझ लीजिए कि जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड इतना रफ है कि ये मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उतना ही मेरा फोर्स ऑफ पुश है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने और फोर्स ऑफ माई पुश, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इसका मतलब ये बॉक्स ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस सर। ग्राउंड जो है, ग्राउंड हमेशा एक अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। तो हमने कहा कि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ग्राउंड भी उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का वापस लगा रहा है। तो जितना मेरा फोर्स है उतना ही फोर्स ग्राउंड लगा रहा है। तो बोथ द फोर्सेस आर बैलेंस, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो बॉक्स विल रिमेन कांस्टेंट, बॉक्स कहीं नहीं जाने वाला। क्लियर? उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरा ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए ये पेन है, अगर ये पेन मैंने लिया और इस पेन को यहाँ पर छोड़ दिया तो ये सीधा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको होल्ड कर रखा है इसलिए रुका हुआ है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ता हूँ तो वो सीधा नीचे गिरेगा। इसका मतलब, और रुकेगी कहाँ जाकर, ग्राउंड पर जाकर रुकेगी। इसका मतलब ये बॉक्स जो जमीन पर रखा हुआ है ना, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से जमीन पर रखा हुआ है, नहीं तो ये हवा में फ्लोट करने लगता। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये पेन भी हवा में ऐसे फ्लोट करने लगता। ठीक। अच्छा, तो अब ये देखिएगा, आपको मालूम है, वो देखा है आपने, जो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हैं किसी स्पेसशिप के अंदर, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको चाय भी पीनी है तो वो चाय को ऐसे लेते हैं, ऐसे पीते हैं, और मग को ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं, तो मग हवा में ही रुका रहता है। फिर उसके बाद फिर उठाते हैं, फिर पी लेते हैं, फिर मग को हवा में छोड़ देते हैं। तो वहां पर सारी चीजें जो हैं, अगर मान लीजिए मग को टेबल पर रखना है तो आपको उसको पुश करके टेबल पर रखना पड़ेगा। सर वो तो फिर भी ऊपर उड़ जाएगा। वो फिर भी ऊपर तभी उड़ेगा जब किसी भी तरीके की वाइब्रेशन होगी। अगर वाइब्रेशन नहीं है तो आपने उसको नीचे अगर जमा दिया, जिस जगह पर रख दिया वो उसी जगह पर रहेगा। और सर जो मग के अंदर की चाय है वो भी नहीं उड़ेगी अलग? क्या क्या क्या, दोबारा बताओ। मग के अंदर की जो चाय है वो अलग नहीं उड़ेगी जब हम उसे हवा में ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, तो वो तो तभी होगा ना जब वाइब्रेशन होगा। अगर कहीं पर वाइब्रेशन नहीं है और ग्रेविटी भी नहीं है तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक ठीक है, है सर। अब जरा देखिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी ने इस बॉक्स को नीचे होल्ड कर रखा है। तो मैं कहता हूँ कि अभी इसी चैप्टर में हम एक न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर
ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, तो ग्राउंड भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फोर्स ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन। जो ग्राउंड फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ किसी भी बॉडी पर, अगर मैं भी खड़ा हुआ हूँ तो मेरा जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और जो अर्थ है, जो जमीन है, जमीन मेरे को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, इसलिए ये बॉक्स ना तो ऊपर जा रहा है ना ये बॉक्स कहीं हिल रहा है, तो वर्टिकल इसका कोई मोशन नहीं है। फोर्स ऑफ माई पुश इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस ने भी एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो बॉक्स इज स्टेशनरी। तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। तो जब भी कभी बैलेंस फोर्स लगती है, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces। तो सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या है कि इस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया, तो टोटल फोर्स कितनी लगी? जीरो। तो हमने कहा कि जब फोर्स ही टोटल जीरो लग रही है तो बॉडी में मोशन तो होगा ही नहीं, बॉडी तो स्टेशनरी रहेगी, तो बॉडी इस केस में स्टेशनरी रहेगी। अगला देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। बेहद आसान है। आदित्य मेरी आवाज आ रही है? अनबैलेंस फोर्स, इसमें नोट करिएगा, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces। ठीक है? if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, if the resultant of all the forces if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, comma, the forces are called unbalanced forces। The forces are called unbalanced forces। Forces are called unbalanced forces। ठीक है? अब देखिए अगली लाइन में, unbalanced forces can move a stationary body or can stop a moving body। Unbalanced forces can move a stationary body or can stop a moving body or can stop a moving body। इसका एक डायग्राम बनाइएगा। ये मिटा दो, सबने नोट कर लिया हो तो ये वाला? यस सर। यस सर। ठीक है।
हमने कहा कि कोई एक कार है, अब इस कार में हमने बोला कि ये ग्राउंड पर रखी हुई है कार और टॉय कार है। अब हमने सर यहाँ साइड हो जाइए थोड़ा, बेटा, सर साइड हो जाइए थोड़ा, दिख नहीं रहा। अच्छा अब देखिएगा ये एक टॉय कार है, इस टॉय कार पर अगर मैं इस तरफ से पुश कर देता हूँ, इसको इधर से मैं पुश करता हूँ, सर ये टॉय कार भी बनानी है? बिल्कुल बनानी है भाई, नोट्स पूरे कंप्लीट करिए आप लोग अपने। ठीक है सर। फोर्स ऑफ आवर पुश, तो यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स कौन लगाता है? ग्राउंड लगाता है। फोर्स ऑफ आवर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर लिखेंगे यहाँ टायर इधर टच कर रहा है, उधर टच कर रहा है, तो इसको आप लिखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ ऊपर लिखेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन, force of gravity, force of reaction. Here, force of our push is greater than force of friction. Force of our push is greater than force of friction. तो हम ये कहेंगे कि टॉय कार will start moving in right direction. देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये टॉय कार रखी हुई है हमारे पास, तो हमने ये कहा कि टॉय कार हवा में फ्लोट करने लगती है अगर ग्रेविटी का फोर्स इसको होल्ड करके ना रखता। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन, इन दोनों ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसलिए टॉय कार यहाँ पर खड़ी हुई है। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारा फोर्स ऑफ पुश, अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो कार विल स्टार्ट मूविंग इन राइट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट डायरेक्शन। तो कार विल स्टार्ट मूविंग इन राइट डायरेक्शन। तो such forces are known as, such forces which can move a stationary body are known as what? Unbalanced forces. और मैंने ये बोला कि अगर ये कार ऑलरेडी चलती हुई आ रही है मेरी तरफ, तो मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो फोर्स है, ये उस फोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तभी ये उसको रोक पाएगा, नहीं तो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक चलती हुई बॉडी को रोक सकते हैं या रुकी हुई बॉडी को चला सकते हैं। बताइए जी, क्लियर है? अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस दोनों। यस Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद अगला आप लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट यहाँ पर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन के हमेशा, न्यूटन के इसमें जो है तीन लॉज होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लिखिएगा देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। पहला लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें लिखिएगा
देखिएगा, a body continues to be in its state of rest or uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. A body continues to be in its state of rest or uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. नोट करिएगा, फिर इसका एग्जांपल बताता हूं। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। सर डन। हाँ जी कर ले लीजिए, सबको सब कर लेना। सर मैं तो वीडियो से देख के कर। हाँ जी, अब देखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लगाया ना जाए। फॉर एग्जांपल, ये जो टॉय कार है, ये टॉय कार अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जैसे मैं पुश कर रहा हूँ कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि अगर टॉय कार है तो टॉय कार के अंदर से कोई फोर्स ना निकले, टॉय कार में बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए। तो सोचिएगा, हमने एक टॉय कार को ऐसे लिया और ऐसे चलाकर हमने उसको छोड़ दिया, तो अब क्या होगा कि जब हम उसको चलाकर छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में वो अपने आप रुक जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है कंटिन्यूअसली। बताएंगे कौन सा फोर्स? Every action has a equal and opposite reaction. नहीं, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने एक टॉय कार को लिया और टॉय कार को चलाकर छोड़ दिया तो थोड़ी देर में वो टॉय कार रुक जाती है अपने आप। ऐसा क्यों है? रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन लग रहा है उस पर कंटिन्यूअसली। जब हमने कार को चलाकर छोड़ दिया, तो जब हमने कार को चलाकर छोड़ दिया, कार के अंदर से कोई ताकत नहीं है, ताकत मैंने लगाई थी, फोर्स मैंने लगाई थी। तो वो जो फोर्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्यों? उसको नलीफाई कौन कर रहा है, उसको खत्म कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक मूविंग बॉडी है, यानी कि मूविंग कार है, तो मूविंग कार को लगातार, मूविंग कार जो है, मूविंग कार पर लगातार जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो वही जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी को मैं बोलूंगा एक्सटर्नल फोर्स। तो वो उसको लगातार रोकने की कोशिश करेगा। तो एक एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी स्टेशनरी बॉडी को चला सकता है, तो वही एक्सटर्नल फोर्स किसी चलती हुई बॉडी को रोक भी सकता है। A body continues to be in its state of rest or uniform motion। कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में ही रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब सोचिए फॉर एग्जांपल कि अगर दुनिया से फ्रिक्शन खत्म हो जाए, तो आपने टॉय कार को लिया और चलाकर छोड़ दिया, क्या वो रुकेगी? नहीं, चलती रहेगी। रुकेगी नहीं बेटा, वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी।
क्योंकि अब उसको कोई रोकने वाला फोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है, इट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो चलता ही रहे। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। इसके बाद अगला टॉपिक लिखेंगे आप, हेडिंग डालिएगा मोमेंटम। मोमेंटम इसमें ही है? यस। लिखिएगा, मोमेंटम की डेफिनेशन लिखिएगा। कि the momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. The momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. Full stop. It is denoted. It is denoted by small p. It is denoted by small p. So momentum is equal to mass multiplied by वेलोसिटी। मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूं p से, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो मास इनटू v, सीधा सीधा लिखिए mv। p इज इक्वल टू mv। और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बेटा मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं m s की पावर -1। आप लोगों को शायद पहले भी बताया था मैंने, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं m s की पावर -1। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला देखते हैं आगे। इसमें एक क्वेश्चन नोट करिएगा। हाँ जी, इसमें लिखिएगा, क्वेश्चन है एक, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 किलोग्राम? What is the momentum of a man of mass? What is the momentum of a man of mass 75 kilogram when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second? When he walks
with a uniform velocity of 2 meters per second. बता दीजिए कितना होगा अक्षत? यस सर। हाँ जी, कितना हो जाएगा? और हाँ 75 into 2 कितना हो जाएगा? अरे 75 into 2 कितना हो जाएगा? 150। 150 तो बोल क्यों नहीं रहे हो? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ गए? अब एक चीज का इसमें ध्यान रखना होता है कि मास जो है, मास हमेशा किलोग्राम में रहेगा और वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में रहेगी। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। अगर मास ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, आगे नोट करिएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Newton's second law of motion. Second law of motion इसमें लिखिएगा according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. Is directly proportional to the applied force. And takes place in the direction in which the force acts. And takes place in the direction in which the force acts. हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। देखिएगा इसमें क्या है, the rate of change of momentum of a body is directly proportional. हम ये कहते हैं rate of change of momentum। इसका मतलब क्या है, जब किसी भी चीज के रेट की बात करी जाती है ना, तो समझ लीजिए that thing is divided by t, that divided by time। उन्होंने बोला is directly proportional to the applied force। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि it implies that F is directly proportional to rate
ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। जब भी रेट की बात करते हैं ना, तो रेट का मतलब ये है कि जिस भी चीज का रेट की बात कर रहे हैं उसको टाइम से डिवाइड कर देना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। F is directly proportional to final momentum minus initial momentum final momentum minus initial momentum upon time taken। ठीक है बेटा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मास में फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब m इंटू वी कर दूंगा, तो वो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। और मास में इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्मॉल v और इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं स्मॉल u। और कोई भी बॉडी है उसका मास तो हमेशा सेम रहता है ना, मास तो कभी भी चेंज नहीं होता। ये चीज क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस सर। ये हो जाएगा F is directly proportional to small m into v minus small m into u upon t टाइम टेकन। ठीक है, आगे F is directly proportional to small m into small m कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, ये बचेगा v minus u upon t। ठीक है, F is directly proportional to small m multiplied by v minus u upon t, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहां साइड में लिख देते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इससे पहले चैप्टर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, वो था बेटा v is equal to u plus at। u को इधर ले आओ, ये हो जाएगा v minus u is equal to at। अब t को डिनोमिनेटर में ले आओ, ये हो जाएगा v minus u upon t is equal to a। तो v minus u upon t is equal to a हो गया एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा F is directly proportional to m into a। ये बताइए, ये चीज क्लियर है? F is directly proportional to यस सर। m into a, ये हो गया। अब कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे इट इंप्लाइज दैट F is equal to k m a, where k is equal to 1, k की वैल्यू 1 होती है, तो F is equal to ma। F is equal to ma, mass into acceleration। F is equal to ma, mass into acceleration। बेटा ये डेरिवेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, फोर्स की यूनिट आप लोगों को पता है क्या होती है? Yes, sir. बताइए। Sir, Newton. बिल्कुल सही, न्यूटन, फोर्स सर। की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। ठीक है बेटा, तो इतना कर लीजिए। और यहाँ तक सभी ने नोट्स बना लिए होंगे। मेरे को आप होमवर्क में सिर्फ एक नोट्स की फोटो भेज दीजिए कि आप लोगों ने ये काम करा है। ठीक, यहाँ तक के नोट्स की फोटो खींच के मेरे को इंडिविजुअली आप व्हाट्सएप करेंगे, ग्रुप पर नहीं डालेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास कल होगी, इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा कल। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सभी ने? नो सर, लास्ट में। ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए। सर मेरा हो गया। ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो लीव कर सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर, मैथ्स का होमवर्क। हाँ, मैं भेजना भूल गया था, मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।